हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शुभम पुरोहित, आपका ज्योग्राफी एजुकेटर, स्वागत करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैग्नेट ब्रेन्स जो कि फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टमेटिकली प्रोवाइड करने के लिए, जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंग्लिश मीडियम में, और 6वीं से लेकर 12वीं तक हम आपको प्रोवाइड करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं। साथ ही साथ अगर आप ई नोट्स और ई बुक्स लेना चाहते हैं तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हिंदी माध्यम में हम जिन बोर्ड्स को कवर करते हैं वो बोर्ड हैं दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। इन सभी बोर्ड्स में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 12वीं की बुक जिसका नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, इस बुक का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पाठ परिचय डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में आप लोगों को कौन कौन सी बातें पढ़नी होती है। बेसिकली आप लोगों को इस चैप्टर में पशुपालन के बारे में पढ़ना होता है, कृषि के बारे में पढ़ना होता है और माइनिंग यानी खनन के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद मैंने आप लोगों को स्ट्रैटेजी बताई थी और थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था प्राथमिक क्रियाओं को लेकर। कुल मिलाकर आर्थिक क्रियाओं की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने आप लोगों को बताया था ऐसी कोई भी क्रिया जिससे आय प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया बोलते हैं। और जब बात प्राथमिक क्रियाओं की हो तो मैंने आप लोगों को बताया था पर्यावरण से रिलेटेड जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग करके अगर हमें आय की प्राप्ति होती है तो हम लोग उसे प्राथमिक क्रियाओं के तहत कंसीडर करते हैं। जैसे कि पशुपालन अगर हम करते हैं तो पशुपालन एक पर्यावरण से रिलेटेड बात है। अगर हम माइनिंग एक्टिविटी करते हैं तो भाई पर्यावरण से ही तो हमें खनिजों की प्राप्ति होती है, तो वो भी क्या है? एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ है। इसी तरीके से अगर हम खेती करते हैं, कृषि करते हैं, तो अगर हम धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, तो वो भी एक पर्यावरण से ही रिलेटेड संसाधन है। तो कुल मिलाकर पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करके पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनका उपयोग करके अगर हमें आय प्राप्त होती है तो उसे हम प्राथमिक क्रियाएं बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 मैंने आप लोगों को बताई, खनन, पशुपालन और कृषि। ठीक है, इतना हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोगों का टॉपिक है आखेट एवं भोजन संग्रह। आखेट का मतलब होता है शिकार करना और भोजन संग्रह मतलब अगर सरप्लस भोजन है या हमारे पास जो भोजन है उसको हम संग्रह करें, कलेक्ट करें ताकि हम आगे उसका यूज़ कर सकें। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें इन सब बातों को डिस्कस करना होता है। और बातें जो होती हैं वो विश्व स्तर पर होती हैं। यहाँ पर भारत का जिक्र नहीं, पूरे विश्व में किस तरीके से आखेट या शिकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, भोजन संग्रह किया जाता है, हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अभी आप यदि जुड़ चुके हैं वीडियोस के साथ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, आखेट एवं भोजन संग्रह मतलब हंटिंग एंड गैदरिंग की बात हो रही है यहाँ पर। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर था। उसका जीवन निर्वाह 2 प्रकार से होता था। तो मानव सभ्यता के आरंभिक युग में मतलब जिस प्रकार मानव ने जन्म लिया, धीरे धीरे जीना सीखा, सिविलाइजेशन बनी, सभ्यता बनी, तो वो अपने जीवन निर्वाह के लिए जिन 2 चीज़ों पर निर्भर था वो 2 चीज़ें कौन सी थी? एक था पशुओं का आखेट करना। आखेट करना मतलब पशुओं का शिकार करना। क्यों? क्योंकि अभी जो है उसे खेती करना बहुत अच्छे से नहीं आता था, उसके पास औजार नहीं थे, उसके पास तकनीक नहीं थी, इसलिए वो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर था? वो पशुओं के शिकार पर निर्भर था। और क्या करता था वो अपने समीप के जंगलों से खाने योग्य जंगली पौधे एवं कंदमूल आदि को एकत्रित कर लिया करता था, क्योंकि खेती करना उसे नहीं आता था। तो शुरुआत में वो क्या करता था? वो करता था सिर्फ शिकार, और जंगल से जो फल मिलते हैं, जो सब्जियां जो मिलती हैं, अगर नेचुरली उसे मिल गई हैं तो वो उनको खा लिया जाता था उनके द्वारा, या फिर कुछ जंगली कंदमूल वगैरह उसे मिल जाते थे तो वो उनसे अपना पेट भर लिया करता था। कृषि तो बहुत बाद में आई। आप लोगों को शुरुआत में ये 2 चीज़ें हैं वो याद रख लेनी है, क्योंकि आप लोगों से पूछा जा सकता है कि मानव सभ्यता के आरंभिक युग में इंसान अपना जीवन निर्वाह मतलब जिंदा कैसे रहता था। भाई बिना भोजन के तो जिंदा नहीं रहा जा सकता। तो जिंदा रहने के लिए 2 चीज़ें करता था। एक तो शिकार करता था, जिसे हम साहित्यिक भाषा में क्या बोलते हैं?
आखेट, या फिर इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं हंटिंग, या फिर वो करता था जंगलों में जाकर कंदमूल को इकट्ठा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आदिमकालीन समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था। अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तो आदिमकालीन जो लोग थे वो जंगली पशुओं पर निर्भर थे, जंगली पशुओं का शिकार भी करते थे और जंगली पशुओं को पालते भी थे किसी खतरे से बचने के लिए। तो जंगली पशुओं का शिकार करते थे ताकि उनको पकाकर जो है वो भोजन जो है कर लिया जाए और उनको खाया करते थे। तो आदिमकालीन जो लोग थे वो जंगली पशुओं पर निर्भर थे। अतिशीत एवं अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन कर लिया करते थे। भाई अत्यधिक जो गर्म इलाके होते हैं, रेगिस्तानी जो इलाके होते हैं, वहां पर खेतीबाड़ी तो संभव होती नहीं है और जानते भी नहीं थे। इसी तरीके से अतिशीत जो ध्रुवीय इलाके होते हैं वहां पर भी खेतीबाड़ी संभव नहीं होती है। तो यहाँ के लोग डेफिनेटली शिकार ही करते थे, क्योंकि शिकार के ही द्वारा उनकी भूख मिटा करती थी और यहीं से उनका जीवन यापन होता था। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया कि जंगलों से कुछ सामग्री मिल गई तो उसको खा लिया जाता था। ठीक है, तो ये था प्रारंभिक समाज, आधुनिक सभ्यता से अलग समाज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तकनीक विकास के कारण यद्यपि मत्स्य ग्रहण आधुनिकीकरण से युक्त हो गया है, तथापि तटवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग अब भी मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। भाई आज के समय तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो टेक्नोलॉजी के कारण मछली पकड़ना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। ठीक है, बड़े बड़े जहाज़ों में सैकड़ों किलोमीटर आगे जाकर मछली पालन का कार्य कर लिया जाता है। लेकिन शुरुआत की अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत में जलवायु के हिसाब से लोग, जैसे कि अगर मान लीजिए ध्रुवीय इलाकों में लोग रह रहे हैं, यदि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में लोग रह रहे हैं तो वो शिकार कर लिया करते थे। तटवर्ती इलाकों में अगर लोग रह रहे हैं, मतलब गुजरात से लेकर अगर मैं बात करूं पश्चिम बंगाल तक, वहां तक अगर तटवर्ती इलाकों में लोग रहा करते थे तो वो शिकार नहीं करते थे, वो करते थे मछली पालन। वो नॉर्मली मछलियां पकड़ लिया करते थे और बाद में उनको खा लिया जाता था। ठीक है, तो ये था तटवर्ती इलाकों के लोगों का जीवन यापन कि वो किस तरीके से किया करते थे। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई जातियां या तो लुप्त हो गई हैं या फिर संकटापन है। जैसे कि अवैध शिकार, बहुत ज़्यादा इलीगल जो था वो हंटिंग जो थी होती थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, जीवन यापन के लिए जब आप कहीं जाएंगे जानवरों को ढूंढेंगे तो आप लोगों को ऐसे जानवर भी मिलेंगे जो जानवर खाए नहीं जाते, लेकिन उनके द्वारा, जानवरों के द्वारा इंसान का शिकार होने का खतरा होता था। मान लीजिए आप हिरन को मारने जा रहे हैं, लेकिन वहां पर मान लीजिए शेर आप लोगों को मिल गया तो आप लोगों को मजबूरन उस शेर को मारना होता था। और इस वजह से बहुत से जानवर हमारे भारत से या तो विलुप्त हो चुके हैं या फिर वो अब बहुत संकट वाली स्थिति में हैं। जैसे कि भारत में अब चीता देखने को नहीं मिलता। आप लोगों को पता है ना कि भारत से चीता विलुप्त हो चुका है। चीता की बात कर रहा हूं मैं, तेंदुए की बात नहीं कर रहा हूं। चीता अलग होता है, तेंदुआ अलग होता है। आप लोगों ने कुछ समय पहले की न्यूज़ देखी होगी कि नामीबिया एक अफ्रीका का देश है, वहाँ से कुछ चीते जो है वो मध्य प्रदेश में लाए गए हैं श्योपुर में और वहाँ पर उनको बसाया गया है। तो कुल मिलाकर चीते भारत से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं और इसी अवैध शिकार की प्रवृत्ति के कारण। हालांकि आज के समय में तो सरकार ने शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन शुरुआत में तो ऐसा नहीं था और शुरुआत में इन जानवरों को मार दिया जाता था, जिस वजह से आज इनकी स्थिति बहुत गंभीर है। खैर, तो अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां या तो लुप्त हो गई हैं या फिर क्या है, संकटापन है। प्राचीन काल के आखेटक पत्थर या लकड़ी के बने औजार एवं तीर इत्यादि का उपयोग करते थे। तो प्राचीन समय में लोग शिकार किस प्रकार के किया करते थे, या तो वो पत्थर का यूज करते थे या फिर यूज करते थे वो लकड़ी से बने हुए औजारों का, की बहुत नुकीली जो है नोक कर ली किसी लकड़ी की, या फिर वो यूज करते थे तीर वगैरह का। ठीक है, जिससे मारे जाने वाले पशुओं की संख्या जो थी वो सीमित रहती थी। भोजन संग्रह एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है। तो आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में जो आर्थिक क्रियाएं थी वो कौन सी हुआ करती थी, तो आप बोलेंगे कि भाई प्राचीन काल में या तो भोजन संग्रह का काम होता था या फिर काम होता था आखेट का। तो ये प्राचीनतम ज्ञात, मतलब अब तक जो पता लगाया गया है वो प्राचीनतम ज्ञात क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। विश्व के विभिन्न भागों में ये कार्य विभिन्न स्तरों पर विभिन्न रूपों में किया जाता है।
आज भी जो आदिवासी इलाके हैं या फिर ऐसे इलाके जहाँ की जलवायु बहुत कठिन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ पर आज भी आखेट यानी शिकार किया जाता है, वहाँ पर आज भी भोजन संग्रह का काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। यह कार्य कठोर जलवायविक दशाओं में किया जाता है। इसे अधिकतर आदिमकालीन समाज के लोग किया करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया ना, आज के समय में आखेटक यानी शिकार जो है या भोजन संग्रह का काम कौन करता है? आदिवासी इलाके करते हैं, जो आज भी विकास की पहुंच से बहुत दूर है, जहां पर आज भी तकनीकी जो है वो नहीं पहुंच पाई है, जहां पर आज भी सूचना प्रौद्योगिकी का विकास बहुत कम हुआ है, वहां पर आज भी आखेटक यानी शिकार जो है वो किया जाता है। हमारे ही भारत में कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे अंडमान निकोबार में कुछ जनजातियां पाई जाती हैं जो विकास की पहुंच से बहुत दूर हैं, वो आज भी शिकार पर निर्भर हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बातें आदिम काल के लिए तो सत्य हैं ही, आज भी ऐसे कुछ सुदूर या रिमोट एरिया आज भी ऐसे हैं जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, वहां पर आज भी आखेटक या शिकार जो है वो किया जाता है। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, मज़ा आ रहा हो पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और किसी भी टॉपिक में किसी भी बात में अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप डेफिनेटली मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं शरण की आवश्यकता की पूर्ति हेतु पशुओं एवं वनस्पति का संग्रह करते हैं। मतलब ये लोग भोजन की प्राप्ति भी किससे करते हैं? पशुओं से करते हैं। वस्त्र की प्राप्ति भी किससे करते हैं? पशुओं से करते हैं। कि वस्त्र की प्राप्ति कैसे? पशुओं से, कि चमड़ा निकाला और उसी के वस्त्र जो है वो बना लिए। इसी तरीके से लकड़ी वगैरह की जो नॉर्मल जो है वो घर वगैरह बना लिए और उसमें ही रहा करते थे, गुफाओं में रहा करते थे, और आज भी यही स्थिति कुछ इलाकों में देखने को मिलती है। इस कार्य के लिए बहुत कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। भाई इसके लिए बहुत कम निम्न स्तरीय का जो है पूंजी, इसमें पूंजी या पैसा तो लगेगा नहीं। जब आप पशुओं से ही सारी चीज़ें लेंगी तो इसमें पूंजी बहुत कम लगती थी, पैसा बहुत कम लगता था, साथ ही इसमें टेक्नोलॉजी या तकनीक जो थी उसके बहुत कम ज्ञान की आवश्यकता होती थी। इसमें भोजन अधिशेष भी नहीं रहता था एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी कम होती थी। मतलब इसमें सरप्लस जो भोजन था, सरप्लस जो आय थी वो भी बहुत कम होती थी। आय तो खैर होती ही नहीं थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ये लाइवलीहुड, तुरंत के लिए, जीवन यापन के लिए, तुरंत खाने के लिए सामग्री मिल जाए इतना ही किया करते थे। तो इसमें अधिशेष भोजन हम क्यों रखेंगे? क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर हम अधिक शिकार करके करेंगे क्या? वो तो सड़ जाएगा। इसलिए इस समय सिर्फ उतना ही भोजन संग्रह किया जाता था जो उस दिन के लिए, ज्यादा से ज्यादा नेक्स्ट डे के लिए हो जाए। उतना ही शिकार किया जाता था जितना आज के समय की लोगों की जो भूख है, घर के लोगों की आज की भूख मिटाई जा सके, सिर्फ उतना ही। इसलिए अधिशेष को बोला जाता है सरप्लस जो है वो प्रोडक्शन नहीं होता था, सरप्लस चीजें नहीं आती थी, एक्स्ट्रा में संग्रह नहीं होता था। एवं प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी क्या होती थी? कम। मतलब हर व्यक्ति के हिस्से में जो है वो कम कम चीजें आया करती थी, क्योंकि ज़्यादा हम लोग करेंगे भी तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो हर व्यक्ति के हिस्से में प्रति व्यक्ति जो उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी है वो कम होती थी। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसमें मिजोरम की कुछ महिलाएं हैं जो क्या एकत्र कर रही हैं? वो एकत्र कर रही हैं संतरे। तो आज भी हमारे भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं जो भोजन संग्रह का काम करते हैं, जहाँ की जनजातियाँ ये काम करती हैं, जहाँ पर आज भी आखेट यानी शिकार किया जाता है। हालांकि सरकार के द्वारा इन्हें कुछ छूट दी जाती है, वो उन्हें छूट जो है आम इंसानों से ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि उनका तो जीवन यापन ही सिर्फ जंगलों पर निर्भर होता है, और जंगल कितने सिकुड़ते जा रहे हैं तो उनकी लाइफ और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो ये चित्र है मिजोरम में, जो महिलाएं हैं वो संतरा एकत्रित कर रही हैं। यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आप लोगों के लिए बताया गया है कि च्युइंगम को चूसने के बाद शेष बचे भाग को क्या बोलते हैं? किसी से पूछ लीजिएगा जनरल नॉलेज के हिसाब से कि भाई एक बार बता, तू च्युइंगम बहुत खाता है, बबल गम, सेंटर फ्रेश, सेंटर फ्रूट बहुत खाता है, एक बार बता, चिंगम चूसने के बाद जो चीज बचती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है चिकल। क्या बोलते हैं उसे? चिकल। चिकन नहीं, चिकल, चिकल, चिकल बोलते हैं इसे। और ये किससे बनता है? ये बनता है जेपोटा के वृक्ष से। क्या? जेपोटा के वृक्ष से चिकल बनता है, जिसमें थोड़ी बहुत स्वीटनेस या शुगर वगैरह मिलाई जाती है, फ्लेवर्ड उसमें डाल दिया जाता है, फ्लेवर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और बच्चों को खिला दिया जाता है, आपको खिला दिया जाता है। हालांकि च्युइंगम बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, च्युइंगम
नहीं खानी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर जनरल नॉलेज के हिसाब से हम लोग बोलें तो किसको बोलते हैं भाई, च्युइंगम का जो बचा हुआ भाग है उसे हम लोग चिकल बोलते हैं। और ये किससे निकलता है, ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कोई डाउट हो तो आप लोग डेफिनेटली अभी पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। देखिए, भोजन संग्रह जो है वो विश्व के 2 भागों में किया जाता है। अगर हम गैदरिंग की बात करें, अगर हम कलेक्शन ऑफ फूड की बात करें, तो ये 2 इलाकों में किया जाता है। पहला है उच्च अक्षांश वाले इलाके। आप लोगों को ऐसे ट्रिक के माध्यम से तो यही याद रखना है कि उच्च अक्षांश वाले जो इलाके हैं मेनली वहां पर किया जाता है, और निम्न अक्षांश के जो इलाके हैं वहां पर किया जाता है। क्योंकि आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जहां पर जलवायविक दशाएं, जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो होती है वो एक्सट्रीम होती है, मतलब जहां पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, जहां पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, दोनों ही स्थितियों में खाना जो है वो ख़राब हो जाता है, या फिर हम लोग बोलें कि खाना नहीं मिलता है तो कलेक्शन किया जाता है खाने का। इसलिए उच्च अक्षांश वाले जो इलाके हैं, जैसे कि यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये जो इलाका है जो उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का अलास्का के साइड वाला पूर्व वाला जो इलाका है वो, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, ये कनाडा वाला जो इलाका है वो, यहाँ पर साइबेरिया जो वाला जो इलाका है, यूरेशिया वाला, वहाँ पर जो है भोजन संग्रह का काम किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की बात करें तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में यहाँ पर ब्राज़ील वाला जो इलाका है, यहाँ पर भोजन संग्रह का काम किया जाता है। मध्य अफ्रीका जो वाला जो इलाका है, जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, घना वाला जो इलाका है वहाँ पर किया जाता है। इसी तरीके से पूर्वी एशिया का जो इलाका है, यहाँ पर जो द्वीप समूह वाला इलाका है एशिया में, वहाँ पर जो है भोजन संग्रह का काम किया जाता है। तो लिखा भी गया है, आप लोग मैप में भी देख सकते हैं एक बार, कि उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। तो कौन कौन से, उत्तरी कनाडा, ये देखिए उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया और दक्षिणी चिली, मतलब ये वाला जो एरिया है यहाँ की बात चल रही है। और निम्न अक्षांशों की अगर हम बात करें तो निम्न अक्षांश के क्षेत्र जिसमें अमेजन बेसिन, ये कौन सा बेसिन है, अमेजन बेसिन है। अमेजन मतलब अमेजन रिवर वाला जो बेसिन है। उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, तो ये वाला जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका है, क्योंकि यहाँ से जो तीनों रेखाएं हैं वो लगभग पास होती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया का जो आंतरिक इलाका है, मतलब ये वाला जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर जो है भोजन संग्रह का काम किया जाता है। तो एक बार आप मैप देख लेंगे ना तो चीज़ें आप भूलेंगे नहीं। मैप को बहुत अच्छे से याद रखना है, मैप पर लोकेट किया गया है। अगर यहाँ पर अच्छे से शो नहीं हो रहा तो आप एनसीईआरटी की बुक खोलें, तो यहाँ पर इस डायग्राम में जो डार्क है, जो इलाके डार्क हैं वो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर भोजन संग्रह का काम जो है, संग्रहण का काम किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मैप्स आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, क्योंकि आगे हम लोग पशुपालन वाली चीज़ जब पढ़ेंगे, पशुधन की चलवासी पशुचारण कहाँ पर होता है, वाणिज्यिक पशुपालन कहाँ पर होता है, तो वहाँ पर भी मैप आएंगे। इसलिए मैप को पढ़ना आप लोगों को आना चाहिए। मैंने आप लोगों से बार बार बोला है कि अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, तो आपके स्टडी टेबल के सामने 2 मैप होना ही चाहिए। पहला मैप वर्ल्ड मैप, विश्व का मानचित्र आपके स्टडी टेबल के सामने आपकी दीवार पर होना चाहिए, जिसमें आप कम से कम नोटिस कर पाएँ कि ये देश कौन सा है, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा मानचित्र होना चाहिए भारत का मानचित्र, आपके पास इंडिया का मैप भी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें कंपलसरी हैं अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं। तो और आप लोगों को पता तो है कि तीसरी जो बुक है आप लोगों को जो स्कूल में पढ़नी होती है वो प्रैक्टिकल की बुक है, प्रायोगिक कार्य की बुक है, जिसके माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क करना है स्कूल में। तो ऐसा नहीं है कि पास होने के उद्देश्य से ही हमें नहीं पढ़ना है, हमें नॉलेज गेन करना है, हमें ज्ञान की प्राप्ति करनी है, हमें ऐसे सीखना है चीज़ों को कि हम आगे ना भूलें, ठीक है। तो पढ़ाई इस तरीके से हमें करनी है ताकि आगे भी हमारी पढ़ाई जो है वो काम आए। आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण भी हो गया है। ये लोग कीमती पौधों की पत्तियां, छाल एवं औषधीय पौधों को सामान्य रूप से संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य भी करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों का ये उपयोग करते हैं। भाई आज के समय में तो सिंथेटिक चीज़ें आ जाती हैं, संश्लेषित चीज़ें आ जाती हैं, उनको जो है डिब्बे में बंद करके बेचा जाता है, उनमें कोई केमिकल मिला दिया जाता है ताकि जो भोजन है या पत्तियां हैं या पौधे हैं या फूल हैं वो अधिक समय तक सुरक्षित रख सके। तो आज के समय में जो भोजन का जो कलेक्शन होता है, संग्रहण जो होता है, उसका व्यापारीकरण, कमर्शलाइजेशन हो
चुका है। तो आज के समय में हमें पता है कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, केमिकल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, इनके माध्यम से अधिक भोजन संग्रहण किया जा सकता है और साथ ही उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। खासकर जो चीज़ें सुरक्षित रखी जा सकती हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है, जैसे कि औषधीय पौधों की अगर हम लोग बात करें, पौधों की पत्तियों की हम लोग बात करें, तो इनको जो है केमिकल मिलाकर बहुत समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये स्लाइड बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर हम उदाहरण के तौर पर बात करें, छाल का उपयोग किस में किया जाता है? भाई कुनैन में किया जाता है, मलेरिया के लिए उपचार की जाती है। चमड़ा तैयार करना, कॉर्क के लिए पत्तियों का उपयोग, पेय पदार्थ, दवाइयां एवं कांतिवर्धक वस्तुएं बनाने के लिए, रेशे को कपड़ा बनाने के लिए, दृढ़पल को भोजन एवं तेल के लिए, पेड़ के तने का उपयोग रबड़ के लिए, बलाटा, गोंद और राल बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो कौन कौन सी चीजों का संग्रहण किया जाता है? कुल मिलाकर यहाँ पर चीजें जो है आप लोगों को बताई गई हैं कि चमड़ों का संग्रहण किया जाता है, भाई छाल का संग्रहण किया जाता है, साथ ही साथ औषधीय पौधे जो हैं, या फिर हम लोग बात करें रबड़ जो है, इनका संग्रहण किया जाता है, गोंद का संग्रहण किया जाता है। विश्व स्तर पर भोजन संग्रहण का अधिक महत्व नहीं है। इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? भाई आज के समय में तो ये जो जनजातियां भोजन संग्रहण करती हैं, क्या आधुनिक जो कंपनियां मौजूद हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, क्या मुकाबला कर सकते हैं? आज के समय में हम कितने लोग हैं आप बताइए जो कॉलोनी से जो शहद बेचने वाले आते हैं उनसे शहद खरीदते हैं? हम नहीं खरीदते। आज हमें शहद खरीदना होता है तो हम मेडिकल शॉप पर जाते हैं और या हम किराने की दुकान पर जाते हैं, जो पैकेट में बंद शहद होती है उसे हम ले लेते हैं। आज हम कितने लोग हैं जो, अगर हम बादाम की बात करूं तो खुली बादाम खरीदते हैं, हम पैकेट में जो बादाम मिलती है वो खरीद लेते हैं। गोंद की अगर मैं बात करूं तो हम पैकेट में जो गोंद मिलती है उसे हम खरीद लेते हैं। तो हम पूरी तरीके से निर्भर हो चुके हैं जो पैकेट में चीजें होती हैं उन पर। तो ये लोग कैसे प्रतिस्पर्धा करेंगे आज की आधुनिक कंपनियों से? इसलिए आज के समय में ये जो भोजन संग्रहण विश्व स्तर पर किया जाता है इसका अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि इन क्रियाओं के द्वारा प्राप्त उत्पाद विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। क्योंकि विश्व बाजार में जो चीजें हो रही हैं टेक्नोलॉजी की मदद से लंबे समय तक चल रही हैं, उनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, वो लोगों को आकर्षित कर रही हैं, इसलिए आज इनसे चीजें कोई नहीं खरीदता। कई प्रकार की अच्छी किस्म एवं कम दाम वाले कृत्रिम उत्पादों ने उष्णकटिबंधीय वन के भोजन संग्रहण करने वाले समूहों के उत्पादों का स्थान ले लिया है। जब कमर्शलाइजेशन हो जाता है, वाणिज्यीकरण हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियां टेक ओवर कर लेती हैं, तो वो चीज़ें क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से उनको ज़्यादा समय तक सुरक्षित भी रखा जाता है, मशीनों का यूज़ किया जाता है, तो भाई ह्यूमन लेबर जो है नहीं लगता, इसलिए चीज़ें क्या हो जाती हैं? सस्ती हो जाती हैं। इस वजह से ये लोग कॉम्पिटिट नहीं कर पाते, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते। इसलिए लिखा गया है कि आज के समय में भोजन संग्रहण का जो महत्व है वो नहीं रहा गया है। तो कुल मिलाकर एक, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं, एक लाइन में बताऊं, तो आज के समय में जो कंपनियां हैं उन्होंने टेक ओवर कर लिया है इन चीज़ों को, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास पैसा है, उनके पास केमिकल्स हैं, उनके पास तकनीक है। इन सब चीज़ों की वजह से आज भोजन संग्रहण का जो महत्व है वो नहीं रह गया है। तो पूछा भी जा सकता है कि भाई विश्व स्तर पर आज भोजन संग्रहण का महत्व क्यों नहीं है? तो आप लोगों को ये बातें लिखनी होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये स्लाइड आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कोई डाउट हो आप लोगों को तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और याद ये भी रखना है कि कौन कौन सी चीज़ों का संग्रहण जो है वो किया जाता था, ठीक है, पक्का। चलिए, इसी तरीके से सीबीएसई बोर्ड के साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड में मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस भी मैग्नेट ब्रेन्स चैनल द्वारा चलाई जा रही हैं। www.magnetbrains.com ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सारे कोर्सेज अपडेटेड फॉर्म में, सिंक्रोनाइज्ड वे में आप लोगों को नज़र आ जाएंगे। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने वाली, और अगर दिक्कत होती है तो हम है ना सॉल्व करने के लिए। डे टू डे अपडेट्स के लिए आप हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। जिन सोशल मीडिया चैनल्स पर हम उपलब्ध हैं वो हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। आपको करना क्या है? इन सभी चैनल्स को सब्सक्राइब कर लेना है, आज की इस वीडियो को लाइक करना है, ढेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना है। ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को एक्सेस
मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।